प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे भूमि संरक्षण। वर्तमान समय में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या की आवासीय और अन्य ज़रूरत को पूरा करने के लिए भूमि उपयोग का ढांचा आजकल बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहाड़ों को काटकर सड़क, रेल मार्ग बनाया जा रहा है। घने जंगलों को काट करके मनुष्य के रहने के लिए बस्तियां बनाई जा रही है और तकनीकी का विकास करके मरुभूमि, कृषि के लायक भूमि बनाई जा रही है। देखिए, कृषि, उद्योग और निर्माण क्रियाकलापों में तीव्र गति से जो वृद्धि हो रही है, इसके कारण से भूमि संसाधन पर बहुत अधिक भार पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिससे भूमि का निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि प्रदूषण आदि आदि की समस्याएं बढ़ रही है। योजनाबद्ध तरीके से अगर कृषि का उपयोग किया जाए तो कम लागत में श्रम की उपयोगिता को व्यवस्थित किया जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर इसके लिए हम चीन को उदाहरण लें तो बहुत अच्छा होगा। चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, लेकिन उसका क्षेत्रफल भी अधिक है। फिर भी चीन की पठारीय स्थलाकृति के कारण वहाँ की अधिक से अधिक भूमि कृषि के लायक नहीं है। वहाँ के लोग, चीन के लोग सुनियोजित ढंग से भूमि के उपयोग करते हैं, जिसके कारण चीन के खाद्य समस्या समाप्त हो गई है। चीन के खाद्य समस्या पर विजय पाया जा सका है। आज भूमि का सुनियोजित उपयोग से ही भूमि संरक्षण है। सुनियोजित तरीके से भूमि का उपयोग करने, भूमि के निम्नीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। वो उपाय कौन कौन हैं आप सुन लीजिए। वन रोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी अधिक से अधिक वन लगाना चाहिए। उर्वरक, खाद, कीटनाशक, दवाइयाँ का नियंत्रण प्रयोग किया जाना चाहिए। पहाड़ की कटाई, खनन कार्यों को नियंत्रित करना आदि कार्य करना चाहिए। पशु के द्वारा अतिचारण पर रोक लगाई जानी चाहिए। औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट को खुली भूमि पर कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। भली भांति से उसका ठीक से उपचार होना चाहिए। भूस्खलन संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसको चिन्हित करके वहाँ पेड़ पौधे को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, मेखलाबद्ध तरीके से लगाया जाना चाहिए, ताकि वृक्षों की जड़ मिट्टी को पकड़े और चट्टान को गिरने से रोके। भूस्खलन संबंधी क्षेत्रों में भवन निर्माण नहीं होने देना चाहिए। और अंतिम है, चट्टान को अचानक खिसकने से रोकने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भूमि का उपयोग अगर किया जाए, भूमि का संरक्षण अगर किया जाए, तो उसका उपयोग हम अधिक से अधिक तरीके में कर सकते हैं। अब है मृदा संसाधन। देखिए, भूमि के ऊपरी सतह जो है ये मृदा कहलाती है। मृदा पेड़ पौधे के विकास में मदद करती है। फसल उत्पादन मृदा के गुणवत्ता पर ही निर्भर है। जैसा मृदा होगी फसल का उत्पादन भी वैसा ही होगा। मनुष्य जो है, जीव जंतु
दोनों के भोजन और अन्य चीज़ों के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहना पड़ता है। मानव जीव जंतु प्रत्यक्ष रूप से कहिए या अप्रत्यक्ष रूप से कहिए, किसी न किसी रूप में मृदा पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। इसीलिए मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा का निर्माण, मृदा कब बनती कैसे है? मृदा का निर्माण जो है एक लंबी और धीमी प्रक्रिया से होता है। मृदा के केवल 1 सेंटीमीटर परत बनने में लगभग 1 वर्ष समय लग जाते हैं और उससे अधिक समय भी लगते हैं। पवन, जल, जैविक पदार्थ आदि के सड़ने और गलने से, साथ ही साथ मनुष्य के क्रियाकलापों से, अन्य कारकों के प्रभाव से बड़ी बड़ी चट्टान जो है हमेशा टूटते रहती है और टूट करके वो पानी के साथ बहते रहती है, हवाओं के साथ उड़ते रहती है। इस क्रिया को अपक्षय की क्रिया कहते हैं। और मृदा के निर्माण जैविक पदार्थ, खनिज, अपक्षयित चट्टान आदि से होता है। अगर देखा जाए तो मृदा चट्टान, खनिज और जैविक पदार्थों का एक तौर पर मिश्रण है। देखिए, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है जनक शैल। मृदा का रंग, संरचना, रासायनिक गुण आदि उस चट्टान अथवा शैल पर निर्भर करता है जिसके अपक्षय से उस मृदा का निर्माण हुआ है। जनक शैल पर ही मृदा की बनावट निर्भर करती है। सामान्य रूप से कहा गया है कि जैसे माँ पिताजी होंगे उनके रूप रंग होंगे, उनके बाल बच्चे का भी वैसा ही रंग रूप होता है। वही है जनक शैल का। दूसरा है स्थलाकृति, ढलान की प्रकृति। मृदा निर्माण में स्थल की आकृति की अहम भूमिका मानी जाती है। ढलान की प्रकृति मृदा की जमावट पर निर्भर करता है। जो मृदा की जमावट किस प्रकार से है। अगर खड़ा ढलान है, सीधा ढलान है तो मृदा की परत महीन होगी, जबकि कम ढलान वाले क्षेत्र में मृदा की परत मोटी होती है। तीसरा है वनस्पति और जंतु। जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे और जंतु अधिक होंगे उस क्षेत्र में मृदा के दौर उतने ही तीव्र होगी, यानी वहाँ मृदा निर्माण बड़े तीव्र गति से होता है। जैविक पदार्थ सड़ते हैं, पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता रहता है जिससे मृदा निर्माण हो जाता है। अगला है जलवायु। वर्षा और तापमान मृदा के निर्माण के प्रमुख कारक माने जाते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात, इन सभी मौसमों में चट्टानों का तेजी से अपक्षय होता रहता है। अतः स्थान विशेष की जलवायु वहाँ की मृदा की गुणवत्ता को निर्भर करती है, उसी पर निर्धारित है। अगला है समय। जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा निर्माण एक धीमी और निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये बहुत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रक्रिया नहीं है। धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता है, लेकिन हमेशा होते रहता है। जैसे समय बीतता है वैसे वैसे मृदा की परत धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है और इस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो ये रहे मृदा निर्माण के प्रमुख कारक। अब हम आपको बताएंगे मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या है? मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जनक शैल के ऊपरी सतह तक मृदा की कई परत बनती है। ये मृदा के सनस्तर कहलाती है। मृदा का जो सनस्तर होता है उसके साथ मृदा से जनक तक की अनुलंब काट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। यानी मृदा की परतों को मुख्य रूप से 4 सनस्तरों में 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्यूमस युक्त ऊपरी सतह, यानी मृदा की इस परत में ह्यूमस अथवा जैव पदार्थों की अधिक होने के कारण एक गहरे रंग की होती है और पेड़ पौधे के विकास में बहुत सहायक होती है।
दूसरा है उपमृदा। मृदा की इस निचली परत में बालू, रेत, गाद आदि पाई जाती है। इस परत में जैविक पदार्थ की मात्रा कम होता है, लेकिन लवणों की अधिकता होती है, जिससे ह्यूमस युक्त ऊपरी सतह और उपमृदा ये दोनों जो है सही मृदा है। अब तीसरा है अपक्षयित जनक शैल। यह मृदा की तीसरी निचली परत है। इस परत में जनक शैल के छोटे छोटे खंड होते हैं और मृदा के ऊपरी परतों का निर्माण इसी जनक शैल के कारण होता है। चौथा है जनक शैल। यह मृदा की सबसे निचली परत होती है। इस परत में जनक शैल अपने मूल ठोस रूप में पाई जाती है, यानी मृदा परिच्छेदिका के 4 सनस्तर हैं। 4 सनस्तरों में बांटा गया है। ये चारों सनस्तर को संयुक्त रूप से अगर मिला दिया जाए तो उसको हम मृदा परिच्छेदिका ही कहते हैं, और ये चारों मिल करके जनक शैल ही कहलाता है एक तौर पर देखा जाए तो। देखिए यहाँ फिगर भी दिया हुआ है और इस चित्र को आप देखिए ध्यान से। सबसे ऊपर जो है पत्तों के अवशेष हैं, उसके बाद जैव पदार्थ का अवशेष है, उसके बाद जैव पदार्थ मिश्रित खनिज है, और उसके बाद में खनिज के साथ अल्प मात्रा में जैव पदार्थ दिया हुआ है। फिर सबसे नीचे में आधार शैल, तलवर्ती चट्टान दिया हुआ है। इसी प्रकार से इस मृदा का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।